हेलो स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन जो होती है हमारे पास एक ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन होती है केमिकल चेंज ऑफ द सब्सटेंस की, जिसको हम उसके सिंबल और फार्मूला की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, वो होती है हमारे पास केमिकल इक्वेशन। मतलब आपका जो भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर जो भी केमिकल चेंजेस होंगे उसको हम पूरा मतलब उसको डिफाइन करने की बजाय मतलब पूरा लिखने की बजाय कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको हम एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। वो हो गया हमारे पास केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास एक एग्जांपल है कि व्हेन जिंक रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट प्रोड्यूस द जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। मतलब जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें वो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन दे रहा है। तो हम इसको पूरा लिखने के बजाय एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है जिंक प्लस 2HCl गिव्स यू जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, जो केमिकल इक्वेशन में होते हैं, ठीक है, उसमें जो हमारे पास एक रिएक्टेंट होते हैं एक प्रोडक्ट होते हैं। रिएक्टेंट क्या होते हैं? जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके जो केमिकल चेंज को केमिकल चेंज जो लाते हैं उसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट। ठीक है, जो मतलब ऐसे रिएक्टेंट जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और केमिकल चेंज ला रहे हैं, जिनकी वजह से केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है, उनको बोलेंगे रिएक्टेंट्स। और जो सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट करके जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, जो आपके रिएक्टेंट थे वो आपस में रिएक्ट करके जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको बोलेंगे हम प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आपके जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और प्रोडक्ट को लिखते हैं हम राइट हैंड साइड, और बीच में हम उनके बीच में लगाते हैं एक एरो हेड। ठीक है, एरो हेड क्या होता है? जो एरो होगा उसका हेड होगा प्रोडक्ट के साइड और जो उसका टेल होगी वो होगी आपकी रिएक्टेंट की साइड। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि इसका हेड इसलिए लगा रहे हैं प्रोडक्ट साइड की, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, फिर जाके हमारे पास ये बन रहा है, इनसे बन रहा है ये वाली चीज़। ठीक है, ये हो गया हमारे पास केमिकल इक्वेशन। अब बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन की आवश्यकता क्या है? ठीक है, कुछ एसेंशियल फीचर है हमारे पास केमिकल इक्वेशन के। वो जो ये हैं, जो हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो वो आपके शुड बी ट्रू, केमिकल चेंज होनी चाहिए। मतलब ट्रू केमिकल चेंज का मतलब ये है कि आपकी जो हम केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं, मतलब जो आपके रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, जो हम इक्वेशन बना रहे हैं वो एक्चुअल में होनी भी चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने अपनी मनमर्जी से कोई भी सब्सटेंस उठा लिया और अपनी मनमर्जी से उनके बीच में रिएक्शन शो कर रहे हैं और एक्चुअल में उनके बीच में रिएक्शन हो नहीं रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब उनके बीच में ट्रू केमिकल चेंज होना चाहिए। ठीक है, उन्हीं को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में। ठीक है, सेकेंड इसमें बोलते हैं कि इट शुड बी अ बैलेंस्ड। ठीक है, यहाँ पे बैलेंसिंग का मतलब होता है कि आपके जो नंबर ऑफ एटम जो होंगे केमिकल इक्वेशन में, दोनों साइड रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी, दोनों साइड जो आपके जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उनके एटम सेम होने चाहिए। ठीक है, सेम होने चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये आपको प्रोड्यूस करता है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपके जो बैलेंस होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक जिंक है जिंक एलिमेंट है, यहाँ पे HCl है, मतलब एक हाइड्रोजन एटम है, एक क्लोरीन एटम है, यहाँ पे जिंक है, क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे कि बैलेंस बोल रहे हैं कि इस साइड भी जो मतलब नंबर ऑफ एटम जो एलिमेंट के होंगे इस साइड भी बराबर होने चाहिए और इस साइड भी होने चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं बात, जैसे जिंक की बात करते हैं। जिंक यहाँ पे क्या है 1 है, लेकिन यहाँ पे भी 1 है, तो जिंक तो हमारे पास बैलेंस है। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन, यहाँ पे H कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब इसके बेस में भी 1 है, तो मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है। लेकिन हम यहाँ हाइड्रोजन देखेंगे, यहाँ पे लिखा है इसके बेस में 2, मतलब इसका मतलब कि 2 एटम है हमारे पास हाइड्रोजन के, तो इसका मतलब है कि बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे मालूम लिख लिया है 2। ठीक है, अब देखेंगे हमारे पास 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन 2 है, यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन 2 है, तो मतलब ये आपकी बैलेंस है। तो इसका दूसरा जो एसेंशियल्स था हमारे पास वो था कि वो जो आपकी होनी चाहिए केमिकल इक्वेशन वो बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, बैलेंस मतलब नंबर ऑफ एटम जो भी एलिमेंट के होंगे रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड, दोनों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसका थर्ड एसेंशियल इसका है कि इट शुड बी अ मॉलिक्यूलर। इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बच्चे जब भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो इसको हमेशा गलती करते हैं इसमें। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये शुड बी मॉलिक्यूलर का मतलब है कि जो आपकी एलिमेंट्री गैसेस होती है जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो होगी उनको हम एटम की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? उनको मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए बोल रहे हैं कि इट शुड बी अ मॉलिक्यूलर। मतलब आपकी जो एलिमेंट्री गैसेस होगी वो हमें मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करनी है, ना कि वहाँ पे सिंगल एटम नहीं करना है। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखें आप।
जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जिंक जब है हाइड्रोक्लोरिक साथ रिएक्ट कर रहा है तो आपको ये जिंक क्लोराइड दे रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस दे रहा है, ठीक है। तो आप इसको हाइड्रोजन को H अकेला नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे मॉलिक्यूल की फॉर्म में, इसीलिए मैंने ऊपर केमिकल इक्वेशन में यहाँ पे H2 लिखा था। अब ये आपकी होगी ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एसेंशियल ऑफ केमिकल इक्वेशन में वो मॉलिक्यूलर होना चाहिए, आपकी ट्रू केमिकल चेंज होना चाहिए और आपकी केमिकल इक्वेशन जो हो बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज द लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स ऑफ द केमिकल इक्वेशन। जो मैंने आपको अभी बताई केमिकल इक्वेशन के बारे में, उसकी लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स क्या है, मतलब उसकी खामियां क्या है, ठीक है। वैसे तो केमिकल इक्वेशन हमारे लिए बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देती है, ठीक है, बट ये फेल्स होती है हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए, जो कि इस प्रकार से है। ये जो होती है आपको फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देती है। मतलब फिजिकल स्टेट में आपको बताया था ना कि 3 प्रकार के होते हैं हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो आपकी केमिकल इक्वेशन होती है वो हमें बताती नहीं जो आपकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट जो है वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट जो बना रहे हैं वो किस फॉर्म, किस फेज़ में स्टेट है, उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, मतलब सॉलिड फॉर्म में कि लिक्विड में है कि गैसेस में या सॉल्यूशन फॉर्म में, ठीक है। अगर वो सॉल्यूशन फॉर्म में है तो हमें ये नहीं बताती है कि वो सॉल्यूशन जो है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है या डाइल्यूट है, ठीक है। तो उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास केमिकल इक्वेशन से, ठीक है। जैसे कुछ कंडीशंस होती है हमारे पास जिसमें रिएक्शन जो है टेक प्लेस करती है, मतलब रिएक्शन जो होती है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कितना टेम्परेचर है, कितना आपका प्रेशर है, कौन सी कैटालिस्ट के प्रेजेंस में वो आपकी रिएक्शन हो रही है, उसके बारे में भी हमारे पास केमिकल इक्वेशन कोई भी इन्फॉर्मेशन देती है, ठीक है। तो ये इसका ड्रॉबैक्स है। अब हीट चेंज अकम्पेनिंग द रिएक्शन, मतलब जो आपकी रिएक्शन हो रही है उसमें हीट चेंज क्या हो रहा है, मतलब जब आपके रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, आपको प्रोडक्ट बना दे रहे हैं, तो उस दौरान आपके जो है रिएक्टेंट वो जो है और प्रोडक्ट जो है वो आपकी हीट इवॉल्व कर रहे हैं, मतलब हीट निकाल रहे हैं कि उस दौरान आपकी हीट जो है ऑब्जॉर्व हो रही है, तो उसके बारे में भी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देती है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और बोलते कि द फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट, मतलब जब आपकी रिएक्शन होती है, कई बार हमारे पास जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस दौरान हमारे पास कई बार प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो जो हमारे पास प्रेसिपिटेट बन रहे हैं उसके बारे में भी कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास केमिकल इक्वेशन नहीं देती है, ठीक है। और इसमें एक और चीज़, इवॉल्यूशन ऑफ द गैस इन द रिएक्शन, जब आपकी रिएक्शन हो रही होती है तो कई बार हमारे पास जो है गैस इवॉल्व होती है, मतलब गैस निकलती है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपकी हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन दे रही है कि हमारे पास वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है या नहीं हो रही है, मतलब गैस इवॉल्व हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हमारे पास केमिकल इक्वेशन कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देती है। द टाइम टेकन बाय द रिएक्शन टू कम्प्लीट इटसेल्फ, मतलब जो रिएक्शन जो पूरी कंप्लीट हो रही है वो कितने टाइम में हो रही है, इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास केमिकल इक्वेशन से, ठीक है। उसके बाद द रेट एट विच द रिएक्शन टेक प्लेस, मतलब जो रिएक्शन हो रही है वो किस रेट के साथ हो रही है। यहाँ पे रेट का मतलब है कि आपकी जो रिएक्शन हो रही है वो स्लो हो रही है, बहुत टाइम ले रही है, एकदम फास्ट हो रही है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है केमिकल इक्वेशन से। और इसमें एक और ड्रॉबैक है इसका, द नेचर ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे नेचर ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि आपके जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करके से प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो मतलब वो आपको प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको वो रिएक्शन जो होगी वो इरिवर्सिबल बोलते हैं उस रिएक्शन को, मतलब आपने रिएक्टेंट जो है रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे रहे हैं। और कई बार क्या होता है हमारे पास रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट देते हैं, और जो प्रोडक्ट होते हैं वो फर्दर रिएक्ट करके वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मतलब वो हमारे पास उसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट रिएक्ट किए, प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट फर्दर हमारे पास रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे, तो होगी आपकी इरिवर्सिबल, ठीक है। तो हमारे पास कुछ रिएक्शन जो होती है वो ऐसी होती है जहाँ पे रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट फर्दर रिएक्टेंट में कन्वर्ट जाते हैं, ठीक है। और कई बार हमारे पास रिएक्टेंट रिएक्ट कर सीधे प्रोडक्ट ही देते हैं। तो मतलब हमारे पास उस रिएक्शन के नेचर के बारे में नहीं बता रही है कि वो रिवर्सिबल रिएक्शन है या इरिवर्सिबल है, ठीक है। ये इसकी कुछ लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स थी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है रिमूवल ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ द केमिकल इक्वेशन। जो हमने केमिकल इक्वेशन जो हमने स्टार्टिंग में केमिस्ट ने दी थी उसके जो हमारे पास जितने भी लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स थे उनको रिमूव किया गया। तो कैसे रिमूव किया गया, ताकि वो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे सके, ठीक है। तो उसके लिए कुछ हमारे पास यहाँ पे रिमूवल दिए। जैसे हमारे पास पहला ड्रॉबैक्स मैंने बताया था आपको कि फिजिकल स्टेट के बारे में हमारे पास बताते हैं कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो कौन सी फिजिकल स्टेट में है, सॉलिड में, लिक्विड में या सॉल्यूशन में या गैसेस फॉर्म में, ठीक है।
तो उनको अगर हमारे पास कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है सॉलिड फॉर्म में है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। अगर वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है तो उसको वहाँ पे रिएक्टेंट के खातिर एल लिखा होगा। अगर वो आप गैसेस फॉर्म में है तो उसको जी, उसके खातिर जी लिखा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिया मैंने एग्जाम्पल कि सोडियम जो है आपका रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, इसने सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाई। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है आपको गैस की फॉर्म में NaOH लिखा ना। AQ जो होता है आपका ये एक्वस सॉल्यूशन के बारे में रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो आपका जो NaOH है यहाँ पे वो एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। एक्वस का मतलब यहाँ पे वाटर होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लिखा है 2H2O। वाटर जो हमारे पास यहाँ पे ना सॉलिड फॉर्म है ना गैस फॉर्म है, किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। पता है आपको वाटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो कौन सी फॉर्म में यहाँ पे लिया हुआ है हमारे पास, वो लिक्विड फॉर्म में लिया है। और सोडियम में हमारे पास किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। तो हमारे पास अब जो हमारे पास जो ड्रॉबैक था कि फिजिकल स्टेट कौन सी है वो रिमूव हो गया अगर हम उनके साथ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। हमारे पास उसके बाद हमारा दूसरा ड्रॉबैक्स मैंने बताया था कि हमारे पास बताते नहीं कि आपको जो सोल्यूशन फॉर्म में है तो वो कैसा है कि कंसनट्रेटेड है कि डाइल्यूट है। अगर आपका जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो अगर रिएक्टेंट जो आपने लिया है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में होगा तो उसको हम CnC से लिखते हैं, CnC डॉट से लिखते हैं। अगर हमारे पास वो डाइल्यूट फॉर्म में होगा तो हम DIL लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम, DIL, ठीक है। और वो भी हमारे पास उस रिएक्टेंट के फॉर्मूले से पहले लिखते हैं, ठीक है। जैसे फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास H2SO4 मैंने यहाँ पे लिखा है DL, ठीक है। ऐसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना रही है, ठीक है। वो तो यहाँ पे फिजिकल स्टेट तो हमने लिख दी, पर हमें ये पता नहीं था जो यहाँ पे मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है वो आपका डाइल्यूट है या कंसनट्रेटेड है। तो उसको हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके फॉर्मूले से आगे लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाइल्यूट लिखा है, इसका मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड आपका यहाँ पे कंसनट्रेटेड नहीं लिया गया है, डाइल्यूट लिया गया है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मैंने कहा था हमारे पास जो ड्रॉबैक्स था कि वो हमारे पास कंडीशन नहीं बताती थी, रिएक्शन कंडीशन की, उसका टेम्परेचर कितना है, किस प्रेशर के साथ कर रही है हमारे पास रिएक्शन, और कौन सा उसमें कैटालिस्ट यूज़ किया है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, नाइट्रोजन जो है जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो आपकी अमोनिया गैस बनाती है, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन सीधे डायरेक्ट दोनों आपस में रिएक्ट करके सीधे ऐसे नहीं बनती है। इस रिएक्शन के लिए हमारे पास कैटालिस्ट लेते हैं, हम यूज़ करना पड़ता है हमें कैटालिस्ट, वो है आयरन या मोलिब्डेनियम, ठीक है। ये कैटालिस्ट यूज़ करते हैं और टेम्परेचर भी उसमें मेंटेन करना पड़ता है, 723 केल्विन पे ही रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये 723 है और 600 ATM लिखा है। ATM यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो होता है हमारे पास प्रेशर को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, मतलब 600 एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया है उसमें और 723 केल्विन टेम्परेचर है और कैटालिस्ट, ठीक है। अब हमारे पास जो हमारे पास रिएक्शन हो रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, हमारे पास उसकी फिजिकल स्टेट को बता रही है और क्या क्या उसकी रिएक्शन कंडीशन है, क्या टेम्परेचर है, कैटालिस्ट, प्रेशर, उसके बारे में बता रही है, ठीक है। तो जो हमारे पास जो ड्रॉबैक था वो भी यहाँ पे इसको रिमूव कर सकते, रिमूव किया गया ऐसे करके, ठीक है, केमिकल। और जो आपकी जो भी मतलब कंडीशन होगी वो हम एरो हेड के ऊपर लिखते हैं, ऊपर या नीचे दोनों साइड यहाँ एरो हेड के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। वो हमारे पास रिएक्शन कंडीशन को लिखने के लिए यहाँ पे लिखते हैं। इसका मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन है वो हीट चेंज के बारे में नहीं बताती है, मतलब वो हमें रिएक्शन जो केमिकल इक्वेशन लिखती है वो बताती नहीं थी कि मतलब वहाँ पे जो है हीट इवॉल्व हो रही है, अब्सॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट करने, जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दिया है, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर, जैसे कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने इनकी फिजिकल स्टेट भी लिख दी, यहाँ पे लिखा है मैंने +394 किलो जूल, मतलब ये बता रहे किलो जूल जो होते हैं हीट की होती है। तो हमारे पास जो रिएक्शन हो रही है उसमें यहाँ पे प्लस लिखा है और मैंने यहाँ पे लिखा है हीट इज़ इवॉल्व, मतलब वहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही है, ठीक है। अगर हीट इवॉल्व होती है तो वो होती है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब ये आपको हीट जो चेंज हो रही है इसमें रिएक्शन में जो चेंजिंग हो रहा है उसके बारे में, हीट चेंजिंग जो हो रही है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो हमारे पास इन्फॉर्मेटिव बन सके रिएक्शन, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट था कि जो हमारे पास रिएक्शन होती है उसके दौरान हमने कहा कि प्रेसिपिटेट बनते हैं, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी मतलब आपने रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं उस दौरान आपके मान लो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आपके प्रेसिपिटेट बन रहे हैं उनको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और जो आपका एरो होता है हम उसको डाउनवर्ड लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि सिल्वर नाइट्रेट जो सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इस सिल्वर क्लोराइड बना रहा है और आपका सोडियम नाइट्रेट बना रहा है और सिल्वर क्लोराइड के यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। कैसे पता लगा, मैंने कहा ना आपको कि जो प्रेसिपिटेट बनते हैं उनको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और आपका एरो जो है डाउनवर्ड को होता है। तो यहाँ पे देखो एरो लगाया मैंने डाउनवर्ड को, डायरेक्शन उसकी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये आपके सिल्वर क्लोराइड के यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, ठीक है।
एक और चीज़ बताई थी मैंने आपको कि जब रिएक्शन होती है उसके दौरान कई बार गैस जो इवॉल्व होती है, तो जो जिसकी गैस इवॉल्व हो रही है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एरो से करते हैं, लेकिन उसका एरो की डायरेक्शन जो होती है वो अपवर्ड होती है। ठीक है, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगर हमारे पास एरो की जो है डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो उसका मतलब कि वहाँ प्रेसिपिटेट बन रहे हैं उस चीज़ के। अगर हमारे पास एरो की डायरेक्शन जो अपवर्ड है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे वो गैस इवॉल्व हो रही है, उस रिएक्शन में क्या हो रहा है, गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि हमें ये बताता नहीं कि हमारी रिएक्शन जो है किस रेट के साथ हो रही है, मतलब स्लो हो रही है या फास्ट हो रही है। तो हम जो हमारी जो रिएक्शन स्लो या फास्ट होती है उसको हम लिखते हैं उसके रिएक्शन के एरो हेड के ऊपर, मतलब इसके ऊपर लिख देंगे हम कि रिएक्शन जो है स्लो हो रही होगी तो हम यहाँ पे स्लो लिखेंगे, अगर फास्ट हो रही होगी तो वहाँ पे फास्ट लिखा होता है। ठीक है, तो हमारे पास रिएक्शन की जो है डिस्टिंक्ट कर पाती है कि हमारे पास रिएक्शन जो है स्लो हो रही है या फास्ट हो रही है। ठीक है, और मैंने आपका लास्ट जो मैंने आपसे बताया था आपको ड्रॉबैक्स की, हमारे पास ये नेचर ऑफ रिएक्शन को बताता नहीं है, मतलब वो रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है। ठीक है, जो अगर हमारे पास रिएक्शन रिवर्सिबल है तो उसको डबल एडेड एरो के साथ लिखते हैं। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि जो हो रहा है वो रिवर्स हो रहा है, बैक हो रहा है, मतलब आपके रिएक्टेंट है, रिएक्ट किए, प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, प्रोडक्ट करके ये रिवर्स हो रहे हैं रिएक्टेंट में, मतलब बैक हो रहा है। ठीक है, तो वो हो गया आपकी रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल को हम ऐसे डबल हेडेड एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। पहले रिएक्शन यहाँ पे फॉरवर्डेड होगी, फिर से बैकवर्ड हुआ, मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में। ठीक है, तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इरिवर्सिबल है तो हमारे पास सीधा एरो होगा। ठीक है, कि मतलब इरिवर्सिबल है। अगर रिवर्सिबल होगी तो इस एरो से दोनों साइड लगेगा एरो। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन की जो कुछ ड्रॉबैक्स थे उनको ओवरकम किया गया। ठीक है,